ज्योग्राफी है उस विषय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए भूगोल वाले भाग में जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत कम समय में उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। देखो नॉर्मली हमारे पास जो कम समय होता है कि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं और रिवीजन के तौर पर यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पढ़ें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो चैप्टर का नाम क्या है आज? संसाधन एवं विकास। तो हम समझेंगे कि संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संसाधन क्या होता है। तो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के काम आती हैं, जिनको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वह क्या कहलाते हैं? संसाधन। यानी कि प्रकृति से हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, चाहे वो पौधों से हम प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, चाहे वो लकड़ियां हैं, चाहे वो कोई दवाई है, चाहे वो कोई अन्य सामान है, चाहे वो हम भूगर्भ से, खदानों से हम अयस्क प्राप्त करते हैं, लोहा प्राप्त करते हैं, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन। अगर इन संसाधनों में जीवित वस्तुओं से हम चीजें प्राप्त करते हैं या जीवित चीजों को जिनमें हम शामिल करते हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। तो जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। और निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधनों को क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी निर्जीव वस्तुओं से हम जो संसाधन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधनों का मतलब यह है कि जिन संसाधनों का निर्माण दोबारा किया जा सकता है, पुनः किया जा सकता है, उन्हें क्या कह सकते हैं? हम नवीकरणीय। जिसमें हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ऐसी जो ऊर्जाएं हैं ये उन संसाधनों में आते हैं जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, इन ऊर्जा का उपयोग दोबारा कर सकते हैं। तो इन संसाधनों को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब हम बात करते हैं वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनका निर्माण तथा विकास लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन, सीएनजी, इनका उपयोग हम एक बार कर लेंगे तो भविष्य में यह कभी दोबारा हम इन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और दोबारा यदि हमें प्राप्त करना हो तो बहुत लंबा करोड़ों वर्षों का समय इसमें लगता है। तो लंबे भूगर्भीय काल के दौरान इनका निर्माण होता है, इसीलिए हम इन्हें दोबारा नहीं प्राप्त कर पाते। तो इन संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। आगे हम बात करें और कौन से संसाधन होते हैं। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। और वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे बसें हुई, रेलगाड़ियां हुई और चौपालें हुई, पंचायतों का जो कोई पंचायत घर होता है, या फिर सरकार की जो सार्वजनिक भूमियां हैं, सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, इन सभी का वो सामान्य लोग भी, समुदाय के लोग भी उपयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय संसाधन से अर्थ ये होता है कि ऐसे संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत देश की जो सीमा लगती है, उस भारत देश की सीमा के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रीय सरकार चाहे, भारत सरकार चाहे तो व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन को अपने अधीन कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपस्थित हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, उन संसाधनों को हम संभावित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका सर्वे किया गया है कि कितने संसाधन है और इनका कितना उपयोग किया जा सकता है, इनकी क्या गुणवत्ता रही है, तो उन संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। आगे हम बात करें प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच से बाहर हैं, भंडार संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो मानवीय
आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है और उनके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसे संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि जो समुद्र के गहराइयों में चट्टानें हैं, वहां पर जो भूगर्भीय संसाधन है उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। आगे हम बात करें सतत पोषणीय विकास क्या होता है। देखिए, ये परिभाषा जो है वो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए इस परिभाषा को याद रखें। इसको हम सतत पोषणीय विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे और वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो, तो ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। यानी ऐसा विकास जो लगातार हो रहा हो और लेकिन हमारी जो अनवीकरणीय संसाधन है उनका उपयोग भी हम ज़्यादा ना कर रहे हों, आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें, तो ऐसे संसाधन को हम सतत पोषणीय संसाधन या सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे हम बात करें संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी वे तकनीकी, वे उपाय जिनके द्वारा हम संसाधनों का उचित प्रयोग कर सकते हैं, उन संसाधनों को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन संरक्षण जिसे कहते हैं, संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो, तो उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। देखिए, यदि हम संसाधनों का न्याय संगत प्रयोग करें और फिजूल खर्ची ना करें संसाधनों के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण क्या है। देखिए, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना, यानी कि मानव ने अत्यधिक खाद के कारण, वनों की कटाई के कारण और भूमि की जो उपजाऊपन है उसको उपयोग में लेने के कारण भूमि यदि ऐसी बन चुकी है कि वह दोबारा मानव के उपयोग में नहीं आ पा रही है या नहीं आ सकती है, तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी भूमि का निम्नतम स्तर में हो जाना। निबल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, उसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में परती भूमि को जोड़ना, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में क्या है, परती भूमि को यदि हम जोड़ते हैं तो कुल बोया गया क्षेत्र होता है। परती भूमि क्या होती है, वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम परती भूमि कहते हैं। यानी ऐसा भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती लेकिन खाली छोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परती भूमि। नेक्स्ट हम बात करें बंजर भूमि क्या है। देखिए, बंजर भूमि वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है, जो पहाड़ी, रेतीली तथा दलदली होती है, उस खेती को हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। और लेटेराइट मिट्टी क्या है। देखिए, लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टियों की ऊपरी परत के तेजी से बहाव के कारण जो निर्मित मृदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेराइट मृदा। ध्यान दीजिए, दोबारा से ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या होती है लेटेराइट मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव के से निर्मित जो मृदा होती है उसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। उत्काट भूमि क्या होती है। देखिए, जो नदियां हैं, बहती हैं, तो जो तेज धारा जब बह रही है तो अपने आसपास जो है वो कुछ गड्ढे करते हुए जाती है, तो ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, उत्काट भूमि। जैसे प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो उत्खात भूमि जो है वो पवन के द्वारा भी बनती है और जल के द्वारा भी बनती है। तो इस तरह से दोस्तों, जो हमारा 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वह समाप्त होता है। और एनसीईआरटी में देखिए, रिवीजन के तौर पर भी आप इन क्लासेस को ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी और हम छोटे से समय में हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और आपके कौन से क्वेश्चन हैं उनका हम प्रयास करेंगे कि उत्तर दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।